Morning, all of you, my dear students. Today, again, we are going to start a new chapter that is extra embryonic membrane and organogenesis. हम लोग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चैप्टर को हम लोग कई दिनों से हम लोग कवर कर रहे हैं। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का हम लोगों ने बहुत सारे स्टेप्स को देखा, फर्टिलाइजेशन को हम लोगों ने देखा, क्लीवेज को देखा, गैस्ट्रुलेशन को देखा। अब उसके बाद उसी गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस का जो आगे का स्टेज है, उसको बोला जाता है ऑर्गेनोजेनेसिस। तो ऑर्गेनोजेनेसिस प्रक्रिया क्या है, कैसे है और इसमें क्या-क्या होता है, कौन-कौन से इसमें स्टेप्स हैं, वही सारे स्टेप्स हम लोग इसमें फॉलो करेंगे। इसमें क्या है कि जो सबसे अभी जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो गैस्ट्रुलेशन जो मैंने हम लोगों ने क्लास को कवर किया था, तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा? उसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन होता है एम्ब्रियो के चारों तरफ। जर्म लेयर्स के फॉर्मेशन होने के दौरान मतलब जो 3 तरह का जो जर्म लेयर्स हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, उसी के साथ 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन भी होता है। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था, आप लोगों को याद होगा या नहीं भी याद है तो आप लोग मेरा पिछला क्लास को आप लोग सुन लें उसको, जो मैंने गैस्ट्रुलेशन के ऊपर डिस्कस किया था। तो इसमें जो हम लोग लास्ट स्लाइड डिस्कस किए थे उसमें यही था कि जर्म लेयर्स के अलावा 3 जो जर्म लेयर्स हैं उसके अलावा 4 एडिशनल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स का डेवलपमेंट एम्ब्रियो के चारों तरफ होता है। और वो चारों जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है उसका नाम है कोरियन, एलेंटोइस, एमनियन एंड द योक सैक। यही 4 के बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, तो उसको आज हम लोग थोड़ा-सा पहले देखेंगे कि वो 4 क्या होता है और कहाँ-कहाँ होता है और कैसे काम करता है। सबसे पहली बात जानना इसमें ये है कि जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है सारे एनिमल्स में नहीं होता है। वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स जो है सिर्फ़ आपको पाया जाता है मैमल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स। ये 3 को ध्यान रखिएगा, मैमल्स में पाया जाता है, रेप्टाइल्स में साँप वगैरह आता है और बर्ड्स, चिकन वगैरह और भी जो बर्ड्स हैं वो सब। इसी में आपको 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन देखने के लिए मिलता है और बाकी किसी एनिमल में आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। चूँकि मैमल्स में, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में ये चारों एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन और उसमें कॉमनली जो एमनियन लेयर होता है, जो एमनियन लेयर है, वो कॉमनली प्रेज़ेंट रहता है मैमेलियंस में, रेप्टाइल्स में और बर्ड्स में। इसीलिए इस तरह के एनिमल्स को बोला जाता है एमनियोट्स। इस तरह के एनिमल को बोला जाता है एमनियोट्स। ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है। जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, उसका ओरिजिन ही एम्ब्रियो से होता है। एम्ब्रियो ही उसको बनाता है, अपने चारों तरफ अपने आप को कवर करने के लिए। एम्ब्रियो अपने आप को ज़्यादा सेफ फ़ील करवाने के लिए, अपने आप को ज़्यादा प्रोटेक्शन देने के लिए ही 4 एडिशनल लेयर का सिंथेसिस करवाता है, जो कि उसके ओवरऑल डेवलपमेंट में लाइफ सपोर्ट सिस्टम के रूप में काम करता है। पूरे डेवलपमेंट में उसको एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करता है। किस तरह से करता है? ये हम लोग देखेंगे आगे। सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि सिर्फ मैमल्स में, रेप्टाइल्स में और बर्ड्स में ही क्यों पाया जाता है ये 4 लेयर? और किसी एनिमल्स में ये 4 लेयर क्यों नहीं पाया जाता है? इसका जवाब ये है कि और भी जो एनिमल्स हैं लाइक फिश है, एम्फिबियंस हैं, इस तरह के जो एनिमल्स हैं, ये जो फर्टिलाइज़ेशन कर रहे होते हैं तो इनके आस-पास का जो वातावरण रहता है, एनवायरनमेंट में रहता है, वो एक्वाटिक रहता है ऑलरेडी। जब उनके आस-पास एनवायरनमेंट ही एक्वाटिक है, तो उनको और किसी तरह का एक्वाटिक एडिशनल एनवायरनमेंट का ज़रूरत नहीं होता है। जैसे कि मैमल्स को, एम्फिबियंस को और बर्ड्स को पड़ता है। क्योंकि इन सारे लोगों का जो रिप्रोडक्शन एरिया होता है, वो लगभग ड्राई एरिया में होता है। इसीलिए ये लोगों को एम्ब्रियो के चारों तरफ फ्लूइड का एक सिस्टम, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए ये 4 एडिशनल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का ज़रूरत पड़ता है और बाकी एनिमल्स को ज़रूरत नहीं पड़ता है। अब देखिए, अब हम लोग को इसमें देखना है कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो चारों है उसका काम क्या-क्या है। तो सबसे पहले जानना है कि जो चारों एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स का जो 4 डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं, वो काम उसका मैमल्स में और रेप्टाइल्स में लगभग सेम है। एक ही जैसा काम वो मैमल्स में भी करता है
और रेप्टाइल्स में भी करता है। जो कोरियन लेयर है, जो सबसे आउटर लेयर होता है, ये जो आप पर्पल कलर का इसमें देख रहे हैं, ये रेप्टाइल्स के लिए है। रेप्टाइल्स मतलब सांप के अंडे को हम लोग देख रहे हैं। और ये जो है मैमल्स का, इसको तो आप पहचान नहीं रहे हैं। ये सांप के अंडे, रेप्टाइल्स में सांप आता है, तो सांप के अंडे को भी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ये जो पर्पल कलर का जो आउटर बाउंड्री देख रहे हैं आप, ये है आपका इसका कोरवाइन लेयर। और मैमल्स के केस में जो सबसे बड़ा आप ये देख रहे हैं, जो ब्लड वेसल जैसा है, वेन है, आर्टरीज वगैरह सब है, उसको बोला जाता है कोरवाइन लेयर। तो कोरवाइन लेयर्स का काम जो होता है, गैस एक्सचेंज करवाता है एम्ब्रियो तक। एम्ब्रियो से गैस का आदान प्रदान करवाने का काम जो होता है, वो कोरियन लेयर का होता है। और एमनियन लेयर का काम क्या है? देखिए यहाँ पे एम्ब्रियो जो एक फ्लूइड कैविटी जैसा होता है, फ्लूइड स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर भी देखिए जो एमनियन है, यहाँ पे आपको ब्लू कलर से, लाइट ब्लू कलर से दिखा रहा है यहाँ पर। तो एमनियन का जो काम है, फ्लूइड है, जो उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, फिजिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है एम्ब्रियो को। किसी तरह के चोट लगने से, किसी तरह के दबाव से बचा करके रखता है एम्ब्रियो को। और यही जो आपको एमनियन फ्लूइड है, वुमेन्स के प्रेगनेंसी का जो लास्ट स्टेज आ जाता है, चाइल्ड बर्थ के दौरान स्टेज आ जाता है, तो इसी को बोला जाता है वाटर बैग। यही वाटर बैग रप्चर होता है और वेजाइना के थ्रू यही जो है आपको एमनियन जो लिक्विड है वो बाहर आता है। दैट इज अ साइन कि प्रेगनेंसी और जो बच्चे का जो डिलीवरी का टाइम हो गया है वो रेडी हो गया है। अब जो थर्ड लेयर है एलेंट्वास, एलेंट्वास देखिए, इसमें जो एलेंट्वास ये जो ग्रीन कलर का इसमें दिखा रहा है ये वाला, और इसमें एलेंट्वास यहाँ पर है। एलेंट्वास का काम क्या है कि एम्ब्रियो जो भी वेस्ट मटेरियल तैयार करता है, उसको डिस्पोज करवाने का काम करता है एलेंट्वास। ठीक है। और एलेंट्वाइस जो है आगे जाकर के आपको अम्बिलिकल कॉर्ड में कंबाइन हो जाता है। एलेंट्वाइस जो है आपको अम्बिलिकल कॉर्ड में आपको कंबाइन हो जाता है। और प्लासेंटा के थ्रू यही अम्बिलिकल कॉर्ड जो एम्ब्रियो तक आपको ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करवाता है, ब्लड सप्लाई करवाता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाता है एम्ब्रियो को, और कार्बन डाइऑक्साइड वहां से निकालता है, और नाइट्रोजनस वेस्ट को भी एम्ब्रियो से बाहर निकालता है। तो ये जो जनरली चार एम्ब्रियोनिक जो मेम्ब्रेन है, उसका जनरल काम यही है। ये अगर आपको एग्जाम्स में आता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स के ऊपर में शॉर्ट नोट्स, तो आपको इतने सारी बातों का चर्चा करना होगा विथ अ डायग्राम। सबसे लास्ट का जो लेयर है वो है योक सैक। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का जो सबसे बाहर का लेयर होता है, उसको बोला जाता है योक सैक। योक सैक का काम क्या है कि वो रेप्टाइल्स के केस में जो एग होता है उसको कवर करके रखता है। रेप्टाइल्स के केस में जो योक सैक है, उस एग को वो कवर करके रखता है। और मैमल्स के केस में काम क्या है, ये देखिए मैमल्स के केस में ये योक सैक है। मैमल्स के केस में क्या होता है कि वो कुछ ब्लड सेल्स को बना रहा होता है, और ये वही ब्लड सेल्स को बनाता है, फिर वो प्लासेंटा के थ्रू वही ब्लड सेल फीटस के पास, जाइगोट के पास, एम्ब्रियो के पास, वो उसके टिल बर्थ उसके तक पहुंचते रहता है। देखिए यही था ओवरऑल प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रुलेशन का इंट। गैस्ट्रुलेशन में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से 3 जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन हुआ, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। उसके बाद जो 4 एडिशनल लेयर्स का जो फॉर्मेशन हुआ, एम्नियोन, कोरियन, एलेंट्राइस और योक सैक, इसका भी क्या काम है ये हम लोगों ने देखा। और ये सब जब सारे काम जब हो जाते हैं, जब कंप्लीट हो जाते हैं, तो अगला स्टेप स्टार्ट होता है। उस नेक्स्ट स्टेप को बोला जाता है ऑर्गेनोजेनेसिस। मतलब जहां पर अब ऑर्गन्स का फॉर्मेशन शुरू होगा। अभी तक एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, एक कंप्लीट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया, अलग अलग तरह के सेल का फॉर्मेशन हो गया। नाउ अब एक स्टेज आता है ऑर्गेनोजेनेसिस का, जहां पर कि अलग अलग तरह के ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होगा। और ये अलग अलग तरह के ऑर्गन का फॉर्मेशन आपको कहीं और से नहीं होता है। जो 3 जर्म लेयर्स बने हैं, एक्टोडर्म, इंडोडर्म और मेसोडर्म, उन्हीं 3 लेयर्स से ही आपको डिफरेंट डिफरेंट तरह के ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये हम लोग पहला पढ़ रहे हैं ऑर्गेनोजेनेसिस इन फ्रॉग्स। फ्रॉग्स के केस में ऑर्गेनोजेनेसिस क्या होता है और कैसे होता है। ऑर्गेनोजेन अभी तक हम लोग जो देख रहे थे, उसमें हम लोगों ने देखा कि सेल डिवाइड किया, सेल का नंबर बढ़ा, सेल का ग्रोथ हम लोगों ने नहीं देखा। नाउ वी विल सी द मॉर्फोजेनेसिस का स्टेज। मॉर्फोजेनेसिस में आपको 2 टर्म आता है, सेल नंबर का ग्रोथ करना और सेल का साइज और शेप में परिवर्तन होना। अभी तक हम लोग जो देख रहे थे सेल के नंबर में चेंज देख रहे हैं। नाउ वी विल स्टडी सेल के शेप में चेंज कैसे हो रहा है, सेल के अंदर ग्रोथ कैसे हो रहा है, सेल कैसे माइग्रेट करता है एक जगह से दूसरे जगह।
और कैसे सारे सेल एक दूसरे के साथ मिल करके एक कंप्लीट ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। दिस इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस। इससे पहले ये ओवरऑल मॉर्फोजेनेसिस है। मॉर्फोजेनेसिस में आपको गैस्ट्रुलेशन और ऑर्गेनोजेनेसिस दोनों आता है। तो गैस्ट्रुलेशन में हम लोगों ने सिर्फ डिवीजन देखा, ग्रोथ नहीं देखा। ऑर्गेनोजेनेसिस में अब हम लोग सेल के ग्रोथ को देखेंगे, कौन सा सेल किस तरह से ग्रो करके क्या बनाता है। ठीक है, तो जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है न्यूरुलेशन। न्यूरुलेशन कहने का मतलब होता है कि सबसे पहले जो 3 लेयर्स हैं वो एक्टोडर्म, इंडोडर्म और मेसोडर्म, तीनों जो जर्म लेयर्स हैं, वो सबसे पहला स्टेप जो बुलाता है उसको न्यूरुलेशन। क्योंकि न्यूरुलेशन के द्वारा ही सबसे पहले ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रेट्स के केस में बनना शुरू होता है। सबसे पहले शुरू होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। उसी प्रोसेस को बोला जाता है न्यूरुलेशन। न्यूरुलेशन का जो प्रोसेस है वो शुरू होता है मेसोडर्म लेयर से। जो कि मेसोडर्म लेयर, ये देखिए ये हमारा जर्म सेल्स है। इसको जो आउटर जो ब्लू कलर का देख रहे हैं, ध्यान रखिएगा, आगे आपको याद रखना पड़ेगा। ये जो ब्लू कलर का ये शो कर रहा है एक्टोडर्म। ये जो रेड कलर का है जो बीच में है वो शो कर रहा है आपको मेसोडर्म। और जो अंदर का जो येलो कलर है वो शो कर रहा है हमारा इंडोडर्म। और अंदर में आपको याद होगा ये आर्केंटेरॉन है। आर्केंटेरॉन क्या है आपको याद है, बताए थे हम लास्ट क्लास में। आर्केंटेरॉन वो है जहां से एक ब्लास्टोपोर का फॉर्मेशन होता है और आगे जाकर के लंबा एक स्ट्रक्चर बनाता है। उसी को बुलाया था आर्केंटेरॉन। और फाइनली वो डाइजेस्टिव कैविटी के रूप में भी कन्वर्ट कर जाता है, डाइजेस्टिव ट्यूब के रूप में भी वो कन्वर्ट कर जाता है। और उसी का दोनों एंड में से एक एंड माउथ में बनता है और एक एंड आपको एनस में कन्वर्ट कर जाता है। तो ये सारा जो है आर्केंटेरॉन से ही। अब हम लोग को जो पहला स्टेप है ऑर्गन्स का फॉर्मेशन में, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का फॉर्मेशन, वो आपको शुरू होता है मेसोडर्म लेयर से। जो मेसोडर्म लेयर्स है वो बनाना शुरू करता है नोटोकॉर्ड। ध्यान दीजिएगा मेरे बात को, मेसोडर्म लेयर से शुरू होता है बनना नोटोकॉर्ड। कॉर्ड से ही टर्म लिया गया कॉर्डेटा, कॉर्ड से ही टर्म लिया गया कॉर्डेट या कॉर्डेटा। और समझ में आ रहा है हम लोग? तो हम लोग जिसके पास रीढ़ की हड्डी है उसको नोटोकॉर्ड को जनरली हम लोग रीढ़ की हड्डी हम लोग उसको बोलते हैं। नोटोकॉर्ड जो एक स्केलेटल स्ट्रक्चर होता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं नोटोकॉर्ड। उसका फॉर्मेशन होता है, आपको हम लोग देख लीजिए, मेसोडर्म लेयर्स। ठीक है, अब देखिए क्या है, मेसोडर्म्स के साथ साथ एक्टोडर्म्स लेयर्स का भी टिश्यू सब कुछ एक्टिवेट होता है। तो मेसोडर्म लेयर्स बनाता है आपको नोटोकॉर्ड, और एक्टोडर्म्स लेयर्स का कुछ सेल जो है आपको एक्टिवेट होकर के बनाता है न्यूरल प्लेट। यहाँ से ध्यान दीजिएगा क्या क्या काम हो रहा है। जो रेड वाला सेल है मेसोडर्म सेल है वो बनाता है नोटोकॉर्ड। और जो आउटर सेल है, बाहर का जो सेल है एक्टोडर्म, वो बनाना शुरू करता है न्यूरल प्लेट। यही न्यूरल प्लेट आगे और मॉडिफाइड होकर के बनाता है न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन कर। इसका फॉर्मेशन करता है न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। देखिए उसी को हम लोग अब डिटेल्स में देखेंगे इस डायग्राम। देखिए हमने बताया कि मेसोडर्म लेयर जो बनाता है नोटोकॉर्ड, जो स्केलेटल स्ट्रक्चर है। और एक्टोडर्म ये ब्लू कलर है, आप याद रखिएगा ये ब्लू कलर क्या था, एक्टोडर्म लेयर था, आउटर मोस्ट लेयर। पिछले स्लाइड में फिर से जाकर के देख लीजिए, ये जो है आउटर मोस्ट लेयर क्या बना हुआ है, ब्लू कलर का, दैट इज योर एक्टोडर्म। रेड कलर से जो बना हुआ मेसोडर्म, बीच वाला सेल वो मेसोडर्म, वो क्या बना दिया है, नोटोकॉर्ड। आउटर लेयर सेल क्या है, ब्लू कलर का है, उसको बोला बनाता है न्यूरल प्लेट। कैसे इस न्यूरल प्लेट का आगे मॉडिफिकेशन होता है इसको देखिए। सबसे पहले एक्टोडर्म्स का जो कुछ सेल्स है डोर्सल साइड से, मतलब टॉप रीजन से, डोर्सल मतलब होता है टॉप, टॉप रीजन से उसके कुछ जो सेल्स हैं उसके शेप में चेंजिंग शुरू होता है। यहाँ अभी हम लोग लास्ट स्लाइड में देखेंगे कि इसका शेप कैसे चेंज करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको आपको ध्यान से सुनना समझना होगा। हमने क्या बताया कि जो एक्टोडर्म लेयर का जो सेल्स है उसके बीच वाले जो टॉप लेयर्स का जो कुछ सेल है उसके शेप में परिवर्तन आता है। जब शेप में चेंज आता है तो इस तरह से ग्रूव का फॉर्मेशन होता है। ये जो बीच के सेल है वो लंबा होना शुरू हो गया है, और जो किनारे किनारे का जो सेल है वो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। क्यूब समझ रहे हैं आपको आप लोग? और जो बीच का जो सेल है वही क्यूब जब खिंचा जाता है तो क्यूबॉइड बन जाएगा। हालांकि ये क्यूबॉइड नहीं है, और लंबा और स्ट्रेच होकर के लंबा स्ट्रक्चर ये खिंचा जाता है। आगे के डायग्राम में हम लोग देखते, इसी को बोला जाता है न्यूरल प्लेट। और जहां से मुड़ता है उसी को बोला जाता है न्यूरल फोल्ड।
ये है न्यूरल फोल्ड, ये है न्यूरल फोल्ड, और जो बीच का जो ऐसे टर्निंग हो गया, टर्न हुआ, ये हो गया प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, इसीलिए इसको बुलाया जाता है न्यूरल प्लेट। अब न्यूरल जो प्लेट है और स्ट्रेच होते चला जाता है और इस तरह से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये एक्टोडर्म लेयर सेल ही है जो फोल्ड होते हुए अपने सेल के शेप में चेंज लाते हुए ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर देखिए फाइनली वो और फोल्ड होता है और ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। बट अभी भी वो एक्टोडर्म के साथ अटैच है। आप इस तरह के स्ट्रक्चर को आप पेपर के साथ भी आप फोल्ड करके देख सकते हैं। आप एक पेपर को लीजिए, फ्लैट पेपर को लीजिए, उसको बीच से हल्का सा फोल्ड कीजिए, तो आपको इस तरह का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा? और बीच में एक क्लिप लगा दीजिए, यहाँ पर एक क्लिप लगा दीजिए, तो आपको सेम वैसा ही स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? अब देखिए उसके साथ कुछ एक एडिशनल सेल्स हैं, उसको माइग्रेटिंग सेल्स बोला जाता है। वो है न्यूरल क्रेस्ट सेल्स। ये है माइग्रेटिंग सेल्स, न्यूरल क्रेस्ट सेल। न्यूरल क्रेस्ट सेल क्या करता है कि ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अभी एक्टोडर्म के साथ जो अटैच होकर के बना था, अब उसको उससे अलग करवाता है, सेपरेट करवाता है न्यूरल ट्यूब को एक्टोडर्म के साथ। और फाइनली जो लास्ट स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, एक्टोडर्म अलग हो जाता है और न्यूरल ट्यूब स्ट्रक्चर बन करके एक अलग फॉर्मेशन स्ट्रक्चर का करता है। ये आप घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। पेपर लीजिए फ्लैट, उसको फोल्ड करिए, बीच में से क्लिप लगा दीजिए और क्लिप को समझिए कि वो आपका न्यूरल प्लेट सेल है, जो धीरे-धीरे उसको क्या कर देता है, एक्टोडर्म लेयर से क्या कर देता है, अलग कर देता है। तो एक्टोडर्म लेयर आप ये लास्ट स्टेज में देखिए एक अपना एक अलग बन गया, अलग जैसे था वैसे हो गया और उसी में से एक सेल मॉडिफाइड होकर के आपको न्यूरल ट्यूब का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देता है। ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए हुआ ताकि एक्टोडर्म सेल का जो शेप है वो चेंज हुआ। इस तरह से जब वो फाइनली न्यूरल प्लेट का फॉर्मेशन कर देता है। न्यूरल क्रेस्ट जो सेल है उसका और भी काम है, वो एम्ब्रियो में मूव करते रहता है, माइग्रेट करते रहता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो यही जो न्यूरल ट्यूब है आपको बताते हैं, मगर जो न्यूरल क्रेस्ट सेल है आपको आगे जाके टीथ और स्कल बोन्स, हमारा जो हेड है उसका जो हड्डी है, ऊपर का जो स्कल है, माथा, हमारा सर, ऊपर का जो हड्डी का जो कवरिंग है, उसको न्यूरल क्रेस्ट सेल ही बनाता है। समझ रहे हैं आप लोग? तो इस तरह से एक नोटोकॉर्ड का स्ट्रक्चर होता है और उसमें फिर एक न्यूरल ट्यूब स्ट्रक्चर का भी फॉर्मेशन होता है। देखिए हमने जो पिछले स्लाइड में हमने क्या बताया था कि न्यूरेशन जो है ऑर्गेनोजेनेसिस का एक पहला और अर्ली स्टेज है जिसमें कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का फॉर्मेशन होता है। और न्यूरुलेशन का फॉर्मेशन आपको मेसोडर्म सेल से होता है जो कि नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन करता है और मेसोडर्म सेल्स के साथ एक्टोडर्म सेल्स जो है, मेसोडर्म के जो ऊपर का जो सेल है एक्टोडर्म सेल्स, वो आपको न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। अब देखिए उसी के बाद का जो स्टेज है, कुछ पहला माइग्रेटिंग सेल्स बताए थे न्यूरल क्रेस्ट सेल, दूसरा माइग्रेटिंग सेल्स होता है सोमाइट। ये जो मेसोडर्म लेयर है उसका जो कुछ सेल है एक ग्रुप बना करके एक ब्लॉक स्ट्रक्चर बनाता है, उसको बुलाता है सोमाइट। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से फ्रॉग के एम्ब्रियो का लिया हुआ फोटो है, ऊपर का जो देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से एक फ्रॉग के एम्ब्रियो का फोटो लिया गया है। उसको जब ये डाइसेक्शन किया गया यहाँ पर, उसी के स्ट्रक्चर को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, उसी के स्ट्रक्चर को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो मेसोडर्म सेल्स है, रेड कलर का जो मेसोडर्म सेल्स, उसका कुछ सेल्स एक साथ ग्रुप बनाकर कुछ सोमाइट का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। ये सोमाइट हमारे पूरे बॉडी के या मैमल्स में या एम्फीबियंस में या वर्टिब्रेट्स में मसल्स और बोन सेल का फॉर्मेशन करता है। कौन? सोमाइट्स। एक्टोडर्म सेल्स क्या चीज का फॉर्मेशन किया? नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन किया, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का फॉर्मेशन किया। सोमाइट्स जो है हमारे पूरे बॉडी में मसल, स्केलेटल, हमारा जो छाती का जो रिब्स है उसको बनाने के काम करता है। कौन? सोमाइट्स। तो देखिए इसमें हमने आपको बताया कि किस तरह से आपको एक्टोडर्म और मेसोडर्म सेल्स मॉडिफाइड होकर के एक कंप्लीट नर्वस सिस्टम और हमारे बॉडी का मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम को बनाता है। मेसोडर्म, एक्टोडर्म बनाता है हमारा जो हमारा नर्वस सिस्टम, और मेसोडर्म भी मिलकर के बनाता है। तो इस तरह से जो सबसे पहला स्टेप होता है फ्रॉग में या हम लोगों के केस में, वो है हमारा न्यूरोलेशन। अब
नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसी चीज को पढ़ना है हम लोगों को चिक्स में और इंसेक्ट्स में। ये सब आपके सिलेबस में है। चिक्स मतलब आप समझ रहे हैं मुर्गी, या इंसेक्ट्स जो अलग तरह के जो कीड़े मकोड़े हैं, इंसेक्ट्स हैं, उसमें किस तरह से आपका जो ये ऑर्गेनोजेनेसिस का फॉर्मेशन होता है। तो ऑर्गेनोजेनेसिस का जो प्रोसेस है लगभग अर्ली स्टेज में एम्फीबियंस या फ्रॉग में जैसा हम लोगों ने पढ़ा, लगभग वैसा ही है शुरुआती दौर में। शुरू के 3 दिन तक वो जितना भी प्रोसेस है लगभग सेम होता है कि किस तरह से न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, कैसे न्यूरल प्लेट का फॉर्मेशन होगा, इंडोडर्म क्या फॉर्मेशन करेगा, मेसोडर्म क्या फॉर्मेशन करेगा, एक्टोडर्म क्या है, सोमाइट का क्या काम है, आर्किन्टेरॉन का क्या काम है, ये सब सेम वैसा ही है जैसा कि हमने आपको अभी फ्रॉग के बारे में डिस्कस किया है। एक चेंज सोचने वाली या डिफरेंस क्या है, फ्रॉग के केस में हमने क्या बताया कि ऑर्गेनोजेनेसिस या न्यूरोलेशन का प्रोसेस डोर्सल साइड में शुरू होता है, ऊपर के भाग से, जबकि इंसेक्ट के केस में ये वेंट्रल साइड से, मतलब डोर्सल का जो अपोजिट साइड है, वेंट्रल साइड से ये प्रोसेस शुरू होता है। और ये ही एक मेजर डिफरेंस है चिक्स और इंसेक्ट्स में, और एम्फीबियंस या मैमल्स में जो ये आपको डिफरेंस है ऑर्गेनोजेनेसिस का, उसमें ये डिफरेंस है। उसको हम लोग अब यहाँ पे जो नेक्स्ट डायग्राम है उसको हम लोग देख के हम लोग समझ सकते हैं। अब जस्ट इस डायग्राम को आप देखिए, ये है इसका डोर्सल भाग, ये है इसका वेंट्रल भाग। ये पहले एम्फीबियंस के केस में हम लोग क्या देखे थे कि आगे वाला भाग में आपको सारा न्यूरल प्लेट वगैरह का फॉर्मेशन हो रहा है, दिस इज योर वेंट्रल। और यहीं पर आप यहाँ पर देख रहे हैं स्ट्रक्चर न्यूरल ट्यूब और सोमाइट्स वगैरह का जो भी फॉर्मेशन है आपको वेंट्रल भाग में हो रहा है। और जब चिक्स का जो एम्ब्रियो है वो जब 3 दिन का हो जाता है, देखिए मैंने स्लाइड में लिखा हुआ है कि जब वो 3 दिन का जब हो जाता है चिक्स का एम्ब्रियो, उसी में आपको उसका ब्रेन, आई, हार्ट और अलग तरह का जो ऑर्गन्स है उसके डेवलपमेंट को आप उसमें देख सकते हैं। तो ये जो चिक्स का एम्ब्रियो है ये 3 दिन का जब हो जाता है तभी आप उसमें सारी चीजें आप उसको देख सकते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये था एक ओवरऑल प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस अलग-अलग स्पीशीज में। और ये फाइनल स्लाइड है हमारा ऑर्गेनोजेनेसिस का, जिसमें हम लोग देखेंगे कि ऑर्गेनोजेनेसिस के दौरान न्यूरोलेशन स्टेज में सेल शेप कैसे चेंज करता है। ये हमने बताया कि एक्टोडर्म लेयर था जो न्यूरल प्लेट का फॉर्मेशन करता है, और इसके अंदर जो आप यहाँ लंबा और गोल ये सब देख रहे हैं, ये सब है माइक्रोट्यूब्यूल्स। इसके अंदर का माइक्रोट्यूब्यूल्स है, या उसको बोला जाता है साइटोस्केलेटन। ये आपको आगे के चैप्टर में पूरा डिटेल्स में पढ़ना है, वो हम पढ़ाएंगे। तो उसमें जो साइटोस्केलेटन है, देखिए जब न्यूरल प्लेट का फॉर्मेशन हो रहा है सेकंड स्टेज में, तो देखिए सेल जो है लंबा होना शुरू हो गया, एक्टिन फिलामेंट के चलते सेल खिंचा जाता है, उसमें खिंचाव आता है। यहाँ पर देखिए सेल जो है क्यूबॉइडल शेप में है, किसी भी तरह का इसमें आपको परिवर्तन इसके शेप में दिखाई नहीं दे रहा होगा। ये अर्ली स्टेज है, मगर जैसे ही न्यूरल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, इसका जो एक्टिन फिलामेंट है, इसका जो एक्टिन फिलामेंट है वो सेल के शेप को चेंज करता है। एक खिंचाव होता है, एक खिंचाव होने के कारण देखिए यहाँ का जो सेल है वो क्या हो गया, हल्का आपको लंबा दिख रहा है, लॉन्गिट्यूडनल शेप दिख रहा है, और इधर किनारे किनारे का जो सेल है वो क्यूबॉइड शेप का है। थर्ड स्टेप में और खिंचाव आता है, इस तरह का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन जब करना है तो और ज्यादा उसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स के चलते खिंचाव आता है, और इस तरह से एक वेज का फॉर्मेशन होता है, और वेज बनना लगातार जारी रहता है। और जब एक यू टाइप ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन जब कंप्लीट हो जाता है, इतना जबरदस्त उसमें खिंचाव आता है एक्टिन फिलामेंट के कारण, इतना जबरदस्त खिंचाव आता है कि वो एक्टोडर्म से फाइनली वो क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। समझ रहे हैं आप लोग? और इसके दौरान जो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स है, हमने जो आपको बताया था बीच में क्लिपिंग करता है न्यूरो क्रेस्ट सेल, उसका भी रोल है, मगर एक्टिन फिलामेंट का भी रोल है और न्यूरल क्रेस्ट सेल्स का भी रोल है। दो जो न्यूरल ट्यूब जो है एक्टोडर्म से जो बना, फाइनली उसको उससे क्या कर देता है, सेपरेट कर देता है। तो ये है हमारा ऑर्गेनोजेनेसिस में सेल शेप का चेंजिंग कैसे होता है। ये था हम लोग को इसमें देखने, ये था ओवरऑल प्रोसेस ऑफ हमारा ऑर्गेनोजेनेसिस का या मॉर्फोजेनेसिस का। तो इस तरह से हमारा जो एक मॉर्फोलॉजिकल व्यू है, अभी तक हम लोगों ने जो शुरू से डेवलपमेंट देखा है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ये अब एक सोचने और समझने वाली बात है। मैं आपको एक अभी एक इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ। अभी हम लोगों ने एनिमल डेवलपमेंट का जो भी हम लोगों ने स्टेप्स देखा, सब कुछ मॉर्फोलॉजिकली देखा। मॉर्फोलॉजिकली कहने का मतलब बाहर-बाहर से हम लोगों ने देखा कि सेल ऐसे डिवाइड किया, इतना नंबर में डिवाइड किया, उतना हो गया, ये स्टेज फॉलो किया, वो स्टेज फॉलो किया, सेल का शेप इस तरह से चेंज कर गया, सेल यहाँ माइग्रेट किया, सेल क्लीव किया, सेल डिवाइड किया। ये सारी चीजें हम लोगों ने एक मॉर्फोलॉजिकल रूप में देखा।
बट आपको पता है कि बायोलॉजी में कोई भी चीज़ जो हो रहा होता है, जो भी मॉर्फोलॉजिकल दिख रहा होता है, उसका एक कंट्रोल होता है, मॉलिक्यूलर कंट्रोल। उसका सारा कंट्रोल जो होता है, वो जीन पर डिपेंड करता है। कौन-सा जीन उस काम को करवा रहा है? अगर कोई बेबी का बर्थ नॉर्मल हुआ विदाउट किसी डिफेक्ट, ये सारा का सारा फंक्शन बताता है कि किस तरह से जीन का जो रेगुलेशन हुआ है, बेस्ट टू द बेस्ट हुआ। अगर जीन के रेगुलेशन में, जीन के फंक्शन में जहाँ भी अगर 0.001% का भी अगर आपको उसमें डिफेक्ट आएगा, तो जो फीटस बनेगा, जो चाइल्ड बर्थ होगा, वो किसी न किसी डिजीज के साथ, किसी न किसी एबनॉर्मलिटीज के साथ होगा। और जब हम देखते हैं कि चाइल्ड बर्थ चाहे किसी भी एनिमल में क्यों ना हो, एकदम नॉर्मल हुआ है, 100% एकदम करेक्ट हुआ है, तो वी कैन नॉट से दे कि ये मॉर्फोलॉजिकली कितना फिट एंड फाइन हुआ है। जी नहीं, हम लोग को ये कहना होगा कि कितना फिट एंड फाइन इसका जीन रेगुलेट हुआ है। जितना जबरदस्त जीन का रेगुलेशन जितना अच्छा से होगा, उतना ही बेहतर आपको मॉर्फोलॉजी देखने के लिए मिलता है। तो ये समझ रहे हैं आप लोग? तो अभी तक हम लोगों ने जितना भी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देखा है, हम लोगों ने सुपरफिशियली देखा है, ऊपर से देखा है हम लोगों ने। नाउ नेक्स्ट जो हम लोग इसके चैप्टर को हम लोग देखेंगे, तो हम लोग उसका जेनेटिक कंट्रोल देखेंगे। कौन-सा जीन, और चूँकि आपके सिलेबस में ड्रोसोफिला को पढ़ने के लिए दिया गया है, तो कुछ ड्रोसोफिला को पढ़ना है, कुछ फ्रॉग को पढ़ना है, कुछ इंसेक्ट्स को पढ़ना है। तो हम लोग जीन के रेगुलेशन को ड्रोसोफिला में, फ्रॉग में और हो सकता है कि कुछ इंसेक्ट्स में भी हम लोग देखेंगे। तो वो जो चैप्टर होगा समझने वाला बहुत ही ज़बरदस्त और इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो हम पढ़ करके देख के समझ सकते हैं। तो सब अब जो हमारा चैप्टर शुरू होगा वो काफ़ी कठिन चैप्टर है। उसमें है हमारा जेनेटिक कंट्रोल, कैसे जीन कंट्रोल करता है? कैसे जीन अगर फेल हो जाएगा या म्यूटेशन हो जाएगा, तो हमारा वो काम नहीं होगा। जितना भी हम ये सब सारा फंक्शन पढ़े, ऑर्गेनोजेनेसिस फेल हो सकता है, क्लीवेज फेल हो सकता है, ब्लास्टुला, ग्लास्टुला हर स्टेज फेल हो सकता है। यहाँ तक के मान के चलिए कि फर्टिलाइजेशन भी फेल हो सकता है। जब तक कि जीन रेगुलेशन हमारा सही नहीं होगा, हमारा डेवलपमेंट का कोई भी स्टेज आगे नहीं बढ़ सकता है। अगर मान करके चल लीजिए कि हर स्टेज पे सेल साइकिल है, सेल साइकिल आगे मूव कर रहा है और करेक्ट सेल साइकिल मूव कर रहा है, इसका मतलब कि जीन सही से रेगुलेट हो रहा है। कभी-कभी क्या होता है कि सब कुछ ठीक हुआ बट चाइल्ड बर्थ के दौरान बेबी का जो मैच्योरिटी था, हो सकता है फिजिकली या मेंटली मैच्योर नहीं हुआ है। बहुत बार हम लोग ऐसे केस पेपर में हम लोगों ने पढ़ा होगा, चाहे वो एनिमल हमारे घर के पेट एनिमल्स के साथ हो, चाहे वो मैमल्स के साथ हो या हमारे ह्यूमन बीइंग्स के साथ हो, कि सब कुछ नॉर्मल था, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ ठीक था। फिर भी जो मैच्योर बेबी जब प्रेगनेंसी के बाद जब वो डिलीवर होकर के हाथ में आया, दैट वाज़ कंप्लीटली इमैच्योर। तो जब सब कुछ ठीक था, जब ए टू जेड कहानी सही था, तो कहाँ प्रॉब्लम हो सकता है? किसी भी तरह का जो प्रॉब्लम होगा वो हमारा प्रॉब्लम जो है जीन पर है। अगर हमारे किसी भी एनिमल्स के साथ एक अच्छा प्रोडक्शन होता है, एक अच्छा एनिमल का डिलीवरी होता है, नेक्स्ट जनरेशन एकदम हूबहू बहुत ही बेजोड़ और ज़बरदस्त आया है, तो ये मान कर के आपको चलना होगा कि जो जीन का जो कंट्रोल है, बहुत ही सही तरीके से हुआ है, उसमें किसी भी तरह का प्रॉब्लम फेस नहीं किया है। क्योंकि जीन में अगर किसी तरह का प्रॉब्लम अगर आपको फेस करने के लिए मिलेगा, तो उसका इफ़ेक्ट मॉर्फोलॉजी में देखने के लिए मिलता है। जीन हम और आप आँख से भले ना देख सकें, बट उसका इफ़ेक्ट, उसका जो मॉर्फोलॉजिकल इफ़ेक्ट हमको और आपको सबको आँख में देखने के लिए मिलता है। किसी का बाल कर्ली होता है, किसी का बाल स्ट्रेट होता है। ये तो सबको दिखाई देता है कि हाँ, उसका बाल बहुत कर्ली है, उसका बाल बहुत सीधा है या उसके सर पे बाल ही नहीं है। ये सबको दिख जाता है। किसी के गाल पे डिंपल आ रहा है, किसी के गाल पे डिंपल नहीं आ रहा है। दीज़ आर द मॉर्फोलॉजी जो सबको दिखाई देता है, बट उसके पीछे का कहानी क्या है? शाहरुख खान जब स्टेज पर डांस कर रहा होता है तो सबको दिखाई देता है। उसको डांस कराने वाला व्यक्ति कौन था? उसको वैसा एक्शन कौन करवाया? उसको बहुत कम लोग जानता है। हमारे बॉडी सेल्स के साथ भी वही है। कोई एक खूबसूरत महिला या पुरुष जब रोड पर निकलता है तो सब लोग देखता है कि ये कितना बेहतर सुंदर पुरुष है या कितने सुंदर स्त्री है।
बट हम लोग उसको ये नहीं देख पाते हैं कि किस तरह से उसका जीन का मैनिपुलेशन, जीन का इंटरैक्शन और जीन का सिग्नलिंग और जीन का आपको क्या बोलेंगे स्टेप्स आगे कैसे किया है और कितने बेहतर सुंदर तरीके से उसको फॉलो किया गया है, ये हम और आप नहीं देख पाते हैं। उसी चीज को हम लोग अगले क्लास में देखने का कोशिश करेंगे कि कैसे है कि जीन किस चीज को रेगुलेट करता है। आई होप कि आज के क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा, और यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो हमसे पूछ सकता है। नाउ दिस इज द टाइम फॉर अटेंडेंस। आज का सर क्लास आप लोगों को सोमाइट समझ सेल में के आया? बारे में सर हाँ हाँ बोलिए। सर हाँ हाँ कह रहे बोलिए थे बोलिए। सोमाइट सेल के बारे में जो बता रहे हाँ हाँ थे, तो उसमें से कौन सा ऑर्गन का डेवलप होता है सोमाइट सेल मैंने आपको बताया मसल सेल्स और हमारा हड्डी, से? सारा चीज आपको पीडीएफ में लिखा हुआ है। आप थोड़ा सा उसको पहले पढ़ भी लीजिए और जो हम बोले उसको सुनिए, और जब पढ़िए तो जो मेरा सुना हुआ बात को दोबारा सुनिए और फिर मिला करके देखिए, और तब अगर ओके आपको क्यूरी नजर आता है देन आस्क। और इसमें ऐसा नहीं है कि मैंने सब कुछ बता दिया है, बहुत सारा चीज इसमें बताने के लिए है, बट टाइम हमारे पास काफी लिमिटेड है। और आपके सिलेबस में जितना चीज दिया हुआ है पढ़ने के लिए, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग रहें, हम सिलेबस से ज्यादा बाहर ना जाएं। सिलेबस से बाहर जाकर के आप किसी भी चीज को पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आपको एक पर्टिकुलर बुक को क्या करना होगा, फॉलो करना होगा। करना। ठीक है, तो हमको टाइम में ओके लिमिट में सर। रह करके, सिलेबस लिमिट में रह करके हमको मैक्सिमम चीज बताने का कोशिश करना है। और आई होप कि मैं अपनी तरफ से तो मैं मैक्सिमम चीज दे ही रहा हूँ, पर आप लोग को और मेहनत करना होगा, हमसे भी ज्यादा मेहनत करना होगा। हम आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों को और ज्यादा मेहनत करना होगा कि आप लोग को बुक पढ़ना होगा, सॉरी बुक पढ़ना होगा, और बुक यस। से कुछ हमारे पीडीएफ को पढ़ करके उसमें कुछ अपना समराइज, आपको एक अपना निष्कर्ष निकालना होगा या अपना एक समझ डेवलप करना होगा। और कोई आज स्लाइड से कोई क्वेश्चन? सोमाइट्स एक बहुत बड़ा चैप्टर है, सोमाइट्स के ऊपर एक बहुत बड़ा अच्छा। बड़ा किताब लिखा हुआ है। तो हमें आपको जो 10 स्लाइड में 12 स्लाइड में हम पूरा डेवलपमेंट बता देते हैं, एक स्टेज बता देते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दीज आर द समराइजेशन, और एक समराइज है, आपको उसका पूरा डिटेल्स आपको 10 किताब में पढ़िएगा तब भी खत्म नहीं होगा। ठीक है, ठीक सर। और कोई क्वेश्चन? नो सर। तो आज का क्लास में एंड करता हूँ, और आप लोग अब मैं कल क्लास से स्टार्ट, कल का क्लास भी काफी इम्पोर्टेंट है, उसमें पॉपुलेशन। हाँ बोलिए सर। स्लाइड 2 का स्क्रीनशॉट नहीं लिया सर। स्क्रीनशॉट लेने का क्या जरूरत है, हम पीडीएफ भेज ही देते हैं आपके पास। पीडीएफ मिलता है ना आप ठीक लोगों को ग्रुप में मेरा। यस हाँ, स्क्रीनशॉट लेने का कोई जरूरत नहीं है, आप लोगों के पास हम वीडियो प्रोवाइड करवा दे रहे हैं, पीडीएफ प्रोवाइड करवा दे रहे हैं, क्यों परेशान है आप लोग, सब कुछ तो मिल ही जाता है आप लोग। ठीक है, तो मैं कल का क्लास बता रहा था कि कल का क्लास काफी इंपॉर्टेंट है, पॉपुलेशन इकोलॉजी, उसमें बहुत कुछ नया सीखेंगे जो आप लोग अभी तक नहीं सुने होंगे ना सीखे होंगे, और वो काफी आगे का आपको एग्जाम के लिए, CSI या नेट के लिए खासकर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन आता ही आता है। पॉपुलेशन इकोलॉजी मैं आपको बता दे रहा हूँ, CSI या नेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और जो मैं उसमें मैथ बता देता हूँ वही मैथ क्वेश्चंस में आता है एग्जाम्स में। और जो मैं आपको जूलॉजी में जो पढ़ा रहा हूँ वो फोकस में रख के यही पढ़ा रहा हूँ कि CSIR नेट में क्वेश्चन आप लोग को डील हो जाए, नॉट ओनली फॉर द MSc। तो आपके MSc के सिलेबस से काफी बढ़ करके और काफी डेप्थ में मैं बता रहा हूँ, अगर जो समझदार होंगे इससे पढ़ करके CSIR नेट का क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। चलिए ठीक है, हम लोग मिलते हैं कल। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, टेक केयर, बाय ओके बाय। सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir.